चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था शायद। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आपको फूड का या व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ पाएगा। आपको रिसोर्सेज ट्रांसफर करनी पड़ेंगी क्लोथिंग से। क्यों सर ट्रांसफर करना पड़ेगा? बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन सप्लाई, ये अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई आपको ये काम करना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब इट इज द रेशियो विच सिग्निफाइज, विच रिप्रेजेंट्स, विच सेज कि किसी चीज का आउटपुट बढ़ाने के लिए किसी चीज का आउटपुट आपको कम करना पड़ेगा। सो ये बात सबको समझ में आ गई। तो लॉस इन व्हीट, सॉरी, क्लोथिंग विल बी कॉम्पनसेटेड बाय द गेन इन फूड एज सच। यहां तक सबको समझ में आ गया था? पक्का? चलिए, मूविंग अहेड। तो सब लोग ये लिख चुके थे डेफिनेशन? एवरीबडी हैज रिटन दिस डेफिनेशन? चलो, पुट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। प्रॉपर्टीज मतलब फीचर्स बेसिकली। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ दो ही होते हैं और दोनों एक जैसे होते हैं। और आपने इन दोनों फीचर्स को पिछली स्लाइड में कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। मैं स्लाइड को क्लिक करूंगा, आपको बस मेरे को ये बताना है कि ये स्लोप नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। रेडी? चलिए, देख के बताइएगा चिल्ड्रन। स्लोप के शेप को सिर्फ देखिएगा। आंसर चिल्ड्रन, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। ये सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे जैसे फूड का प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा, क्लॉथिंग का कम हो जाएगा। गॉट इट क्लियर? और जितना फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही क्लोथिंग का कम होगा। साइकोलॉजिकली नहीं, रिलेटिवली। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि क्लोथिंग का प्रोडक्शन 15 से कितना हो गया चिल्ड्रन? 14। और फूड का 0 से कितना हो गया? बराबर चेंज है। देन क्लोथिंग का प्रोडक्शन 12 हो गया, 14 से कितना रिड्यूस हुआ? 2। एंड ये 1 से कितना हो गया? 2। 1 से 2 हुआ ना? तो फूड में इंक्रीज 1 यूनिट का है, वेरास क्लोथिंग में फॉल। तो 2 यूनिट कम क्लोथिंग प्रोड्यूस करने से जो कंट्री को नुकसान होगा, दैट हैज टू बी कॉम्पनसेटेड बाय इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड। अगर ये कॉम्पनसेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या आप ये पंगा लेंगे? नो। आपसे कोई बोले कि आप 2 घंटा इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ो और उसके लिए 2 घंटा आप इंग्लिश कम पढ़ो। 2 घंटे इंग्लिश कम पढ़ने में जो मार्क्स का लॉस होगा, 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ने से वो मार्क्स आपके बराबर हो जाएंगे। तो यू विल टेक दिस डिसीजन और यू वोंट? यू विल टेक दिस डिसीजन। पर अगर 2 घंटा इंग्लिश कम पढ़ी और 2 घंटा इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ी और ओवरऑल परसेंटेज ही कम हो जाएगा आपका, क्या आप ये डिसीजन लेंगे? नहीं। और ओवरऑल अगर आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा तब तो लेंगे। तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी करेगी व्हेन इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ फूड 3 से 4 is giving so much gain so that it compensates the loss in the production of clothing from 9 to 5। 4 यूनिट का जो लॉस है वो 1 यूनिट के गेन से अगर कॉम्पनसेट हो रहा है तो आप ये पॉसिबिलिटी अप्लाई करेंगे। बट अगर 1 यूनिट का गेन 4 यूनिट के लॉस को कवर नहीं करता, क्या आप पंगा लेंगे यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। एक और एरो ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना है उस एरो पे सबको। आपको चिल्ड्रन ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया, यस और नो? एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग का प्रोडक्शन घट गया। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। ये जो डाउनवर्ड फॉलिंग एरो है और जो फॉरवर्ड मूविंग एरो है, क्या दोनों का मेजरमेंट टेक्निकली सेम है? सेम है। आप इसका मेजरमेंट देखिए, ये बड़ा एरो है और ये छोटा। मतलब फॉल हो गया 12 से, सॉरी 9 से 5। ये 9 है लगभग और ये कितना है? 5। तो 9 to 5 कितना चेंज है? लॉस ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। और यहां पे गेन ऑफ 1, 3 से 4। बट ये 1 इतना पावरफुल है कि ये 4 के लॉस को कवर कर रहा है, तभी बिजनेसमैन ये काम करेगा, वरना वो ये काम नहीं करेगा। आपने कभी देखा है अपने घर में मम्मी को पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करा के नहीं खरीदते हुए? अच्छा, कभी सुना है कि लोग ऐसा करते हैं? अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो तभी ऐसा कर रहे हैं कि उनको सेटिस्फैक्शन है कि पुरानी ज्वेलरी के बदले जो नई आएगी वो बराबर सेटिस्फैक्शन देगी। बट अगर पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करते टाइम
मम्मी को ये महसूस हो जाएगी नई ज्वेलरी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, विल शी बी डूइंग दिस? बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे। आपकी फैमिली में एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी थी, एक बहुत बड़ा सा लैंड था। मम्मी पापा ने सोचा इस लैंड को बेच के एक फ्लैट ले लेते हैं, और उन्होंने लैंड को बेच के फ्लैट ले लिया। लैंड बिका लेटस से 3 करोड़ रुपीस में, और नया फ्लैट खरीदा गया 3 करोड़ में। तो लॉस इन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड is compensated by the gain in the real estate property of flat. But flat का जो एरिया था, it was just 2000 square feet, और लैंड का जो एरिया था, it was children so called 20,000 square feet. सर ये तो बहुत लॉसी अफेयर है। अगर लॉसी होता तो आप ये काम करते ही नहीं। अगर आपने ये काम कर लिया, मतलब लॉस in land is compensated by the gain in flat. तो आपके पास एक जमीन थी, let us say 1000 square yards, हिंदी में बोलते हैं 1000 गज, और आपने 1 लाख रुपी पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे इसको बेच दिया। 1000 इंटू 1 लाख कितना होता है? 1000 इंटू 1 लाख, अरे 1 लाख में 1 2 3 4 5 जीरो, और 1000 में 3 जीरो और ऐड कर देते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए में आपने ये एंसेस्ट्रल लैंड बेच दिया। कितने में? 10 करोड़। और 10 करोड़ रुपए में आपने बहुत आलीशान बंगलो खरीद लिया, और बंगला टोटल जो बना था वो बना था 400 स्क्वायर यार्ड्स में। तो एक तरह से देखा जाए तो 400 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी आपने ली और छोड़ी कितने की? तो आपका नुकसान का सौदा है कि फायदे का सौदा है? फायदे का सौदा है, तभी तो आपने काम किया। नुकसान का होता तो आप काम करते क्यों? क्योंकि ये था 1000 स्क्वायर यार्ड लैंड, कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास पैसे थे नहीं, तो आपने सोचा कि इसको 10 करोड़ में बेचते हैं। 400 स्क्वायर यार्ड लैंड, वहीं पे आपने बंगलो ले लिया, तो 4 करोड़ का तो लैंड हो गया, बाकी 6 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई। तो अगर आप ये एक्सचेंज कर रहे हैं तो तभी कर रहे हैं जब आपको इसमें कोई एडवांटेज नजर आ रहा है। अगर आपको एडवांटेज नहीं नजर आ रहा तो आप ये एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। पीपल अंडरस्टूड दिस? यस और नो? कंफर्म? तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही कॉम्पोजिशन चल रहा है। देखने में लग रहा है कि फूड में हमें 1 यूनिट का गेन हो रहा है और क्लोथिंग में 4 यूनिट का लॉस हो रहा है। एक्चुअली इट इज कॉम्पनसेटरी इन नेचर। हैड इट नॉट बीन कॉम्पनसेटरी, आप ये काम कभी करते ही ना। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रोटी 4 मंगवाते हैं, क्या दाल भी 4 मंगवा लेते हैं? नो, एक प्लेट दाल इतना सेटिस्फैक्शन दे देती है जितना आपको 4 चपाती इसमें मिलता है। इज दैट क्लियर? बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, वो साइंस और मैथ्स की कोचिंग जाता है, क्या वो हिंदी की कोचिंग जाता है? कुछ बेवकूफ सर जाते हैं, और जो नहीं जाते उनको क्या लगता है कि हिंदी की कोचिंग में अगर हम गए, जाके इतना प्रॉफिटेबल पढ़ नहीं पाएंगे जितना आने जाने में हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोचिंग ज्वाइन करने से फायदा नहीं है। आईआईटी में अगर 5 लाख रुपए भी फीस है तो पेरेंट को महंगा नहीं लगता। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 3 लाख भी फी है, पेरेंट कह रहा है ये बेकार है। क्यों बेकार है? बिकॉज ही और शी थिंक्स कि यहाँ पे 5 लाख खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन 5 लाख के बराबर होगा, बट यहाँ पे 3 लाख खर्च करने में 1 रुपए के बराबर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए हम 3 लाख भी खर्च नहीं करेंगे। तो गणित मत देखिए, अकल लगाइए। 4 यूनिट का लॉस हो रहा है, सही यस और नो? और 1 यूनिट का गेन हो रहा है। अगर आप डी से ई पॉसिबिलिटी पे जा रहे हैं, मतलब 4 यूनिट का लॉस 1 यूनिट के गेन से कॉम्पनसेट होगा, तब तो हम ये काम करेंगे, एल्स हम ये काम नहीं करेंगे। तो डोंट सी द मैथमेटिकल नंबर्स। गेन ऑफ 1 यूनिट इन फूड इज कॉम्पनसेटिंग द लॉस ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। अगर आप किसी जगह पे वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं और वहां पे दाल चावल भी है और साउथ इंडियन फूड भी है, यू डिसाइडेड कि हम साउथ इंडियन खाएंगे, तो साउथ इंडियन खाने के लिए आपको दाल चावल छोड़ना पड़ेगा। सब थोड़ा खा लेंगे, नहीं तो पेट वहीं फट जाएगा आपका। तो साउथ इंडियन आपने फूड खाया, लेट अस से यू कंज्यूम्ड 2 इडली और आपका पेट भर गया। अगर ये ना खाते तो कम से कम 400 ग्राम चावल खा जाते। तो 2 इडली के खाने से उतना सेटिस्फैक्शन मिल गया जितना 400 ग्राम चावल खाने से मिल सकता था। तो सैक्रिफाइस ऑफ 400 ग्राम्स ऑफ राइस इज कॉम्पनसेटेड बाय 2 इडलीज। हो सकता है 2 इडली सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम्स की हो,
तो 400 ग्राम का फूड इनटेक जो सेटिस्फैक्शन दे सकता था वो कितने ने दे दिया बच्चों? 80 ग्राम इडली ने दे दिया। बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो बताइए ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। आपने लेंसेस पढ़े हैं फिजिक्स में? मैं लेंस का शेप बना रहा हूं, आप मेरे को बताइएगा ये कौन से लेंसेस होते हैं, ठीक है? अरे अभी तो ड्रॉ ही नहीं किया भाई, बड़ी जल्दी बता दिया लोगों ने। ये सब थोड़ा ज्यादा अंदर घुस गया है, थोड़ा बाहर से टहला के ले आइए इसको। ये कौन सा होता है? और ये कॉन्वेक्स, समझ में आ गया? चलिए ये अभी काम आने वाली इसलिए लिखी जा रही है। चलो आगे। सो एवरीबडी शुड मेंशन दिस, लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पहली प्रॉपर्टी आपने मेरे को बता दी थी, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस की तरफ आ रहा था या एक्स से वाई की तरफ? वाई से एक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यूनिट का आउटपुट कम होगा क्लोथिंग, वो कहां पे प्लॉट की है? वाई। और जिसका आउटपुट बढ़ रहा है वो कहां पे प्लॉट किया है? एक्स एक्सेस पे फूड प्लॉटेड है एंड वाई एक्सेस पे क्लोथिंग। अब बच्चा कहेगा सर कांट वी डू रिवर्स? नहीं, ये थ्योरी जब बनी थी तो यही अजम्पशन लिया गया था, बढ़ता हुआ आउटपुट जिस कमोडिटी का भी होगा इट विल बी प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सेस, और घटता हुआ जिसका भी होगा इट विल बी प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सेस। सर इसको एक्स एक्सेस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सर इसको वाई बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बट क्या आज से पहले किसी ने इसको बोला? एक बार बहुत पहले की बात है, मैथ्स के एग्जाम में एक बच्चा इसको एक्स और इसको वाई लिख के आ गया था। टीचर ने उसके मार्क्स काट लिए एंड चाइल्ड वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उसका क्वेश्चन सही होगा। उसने बोर्ड के ऊपर कोर्ट केस किया, कोर्ट में कॉपी खोली गई, जज साहब ने बोला किस धर्म ग्रंथ में कानून में लिखा है कि ये वाई एक्सेस ही है? टीचर ने जब भी पढ़ाया क्लास में यही बोला, इट इज अज्यूम्ड एज वाई एक्सेस, इट इज अज्यूम्ड एज एक्स एक्सेस। उस बच्चे को पूरे 6 नंबर दिए गए, उसका 84 से 90 हो गया। ये बहुत पुराना केस लॉ एक है, ये सच्चाई है। बट अगर आप अपने स्कूल में ऐसा कर देंगे, टीचर बन जाएगा धर्मेंद्र और कर देगा आपके आंसर के टुकड़े टुकड़े। तो गलती बेवकूफी मत करिएगा, वहां कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगा आपको बचाने के लिए। जब भी टीचर पढ़ाते हैं क्या बताते हैं? वर्टिकल एक्सेस इज नेम्ड एज वाई एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस इज कॉल्ड एज वाई एक्सेस। कभी किसी कानून की किताब में पढ़ा? आंसर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 100 0 1 90 20 सब लिखा है, डेरिवेशन है उसके ऊपर, एविडेंसेस प्रूफ किए गए हैं। ग्राफ किसी टीचर ने प्रूफ करवाया कि इसको वाई बोलते हैं इसको एक्स बोलते हैं? अगर टीचर बोले बेटा ये वर्टिकल है ना, वाई भी देखो वर्टिकल है, ऐसा कभी कोई प्रूफ हुआ? नो। तो अगर आप इसको एक्स बोले और इसको वाई बोले, मैथ्स का टीचर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने नंबर काट ले, बात अलग है, बट उसके पास कोई लॉजिक नहीं है नंबर काटने का। समझ में आया? जैसे अकाउंटेंसी हम पढ़ते हैं तो काफी जगह क्या लिखते हैं ना, टू लिखते हैं और बाय लिखते हैं, अभी आप लिखेंगे कुछ दिन बाद इसमें, तो वहां पे अगर आपने टू और बाय नहीं लिखा, इंटरनल एग्जाम में टीचर नंबर काट लेगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आपकी कॉपी 80 और 80 पहुंच रही होगी तो नंबर कटेगा, बट अगर बच्चा फेल हो रहा होगा तो देते हैं नंबर उसको फिर। तो बड़ा सो कॉल्ड झिलमिल सिस्टम चलता है। खैर जोक सपाट, तो ये समझ में आ गया कि ये ऐसे जाता है या ऐसे जाता है बच्चों? ऊपर से नीचे जाता है। समझ में आ गया? ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है और इट इज कर्व्ड इन नेचर। कर्व्ड इन नेचर कब होगा? दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको बता देता हूं। चेंज इन वाई इज मोर एंड चेंज इन एक्स इज लेस। दूसरा एग्जाम्पल, चेंज इन वाई इज लेस एंड चेंज इन एक्स इज मोर। बच्चे बोलेंगे सर जब आप चेंज बोल रहे हो तो आप ये ट्राइंगल क्यों बना रहे हो? आपने अल्फा बीटा गामा पढ़ा है? ये जो डेल्टा साइन होता है ग्रीक में, इसका मतलब होता है चेंज। व्हाट? गॉट इट? और अगर ये स्लोप एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्स में और वाई में जो चेंज होगा दैट वुड बी सेम। 1:1 1:1 1:1 1:1 जब चलेगा तो ये ऐसे फॉर्म होगा। तो अगर इसकी शेप ऐसे आ रही है या इसकी शेप डिचकियां हो रही है तो कर्व माना जाएगा। तो कर्व में और स्लोप में डिफरेंस समझ में आ गया? बट जब आप इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ते हैं तो वहां पे आप चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, इन सब को कर्व बोलते हैं।
स्लोप शब्द यहाँ पे जनरली इस्तेमाल में नहीं आता, क्योंकि स्लोप तो सिर्फ इसके लिए होगा और इसके लिए क्या होगा, कर्व। तो इकोनॉमिक्स में आप हर जगह मैक्सिमम ग्राफ आपके इस तरह के टेढ़े मेढ़े रहेंगे, द वर्ड इज कर्व। गलती से कहीं पे अगर कभी ऐसा मिल जाए, कर्व बोले स्लोप बोले एक ही बात है। ओके, यू कैन से इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट कर्व, और यू कैन से इट इज अ स्लोप। स्लोप होगा तो एक सेम ट्रेंड फॉलो करेगा, और अगर ये भयंकर खाना खा लिया, बर्गर की तरह पेट निकला है इसका, तो ये स्लोप होगा। डिचकियाऊ हो गया है, अंदर की तरफ चिपट गया, लात मार दी खींच के इसको। ओके, पहले ही ऐसा फूला फूला था, इसको एक लात धड़ाम से यहाँ पे पड़ी है, ऐसे हो गया। फाइन, चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस। कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो इसका शेप केव की तरह है। केव की तरह कैसे है सर? केव की तरह ऐसे है, बन गई गुफा, अंदर हनुमान जी के दर्शन होंगे आपको। तो इट इज कॉनकेव इन नेचर एंड नॉट कॉन्वेक्स। भाई अगर आप सो कॉल्ड ऐसे वाला लेंस ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? ये कॉनकेव होता है कि नहीं होता? ये देखिए बल्ज, देखिए बल्ज, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। और ऐसे अगर होता तो सिंपल एज दैट। तो क्यों कॉनकेव है? उसकी वजह है MRS। क्या वजह है? ये क्या होता है सर? ये तो नया आ गया, डर लग रहा है सर हमको। MRT पढ़ा था ना, वही MRS होता है, कोई फर्क नहीं होता। जब आप इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, द रेशियो इन विच, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, द रेशियो इन विच resources are substituted from the production of cloth to be used for the production of wheat or food, इसको बोलते हैं MRS। when resources are transformed from the production of cloth to the production of food, इसे बोलते हैं MRT। तो MRT और MRS एक ही चीज होता है। आप जरा मेरे को रेशियो बता दें प्लीज। सबसे पहले इट वाज 1:1, उसके बाद क्या था? 1:2, देन दैट्स इट। सो फूड की जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा रिड्यूस हो रही हैं या सेम सेम रिड्यूस हो रही हैं? ज्यादा। एंड सॉरी, क्लोथिंग की नॉट फूड की। और फूड की जो यूनिट्स है उनका इंक्रीज क्या है? बराबर है। अगर दोनों का बराबर हो जाता इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन और स्लो। अच्छा सर, अगर मान लीजिए 1:5, 1:4, 1:3, उल्टा होता तो ये डिचकियाऊ बन जाता। अंडरस्टूड? एग्जाम में ना लिखा ना डिचकियाऊ हो जाएगा, टीचर आपके नंबर पिचकाऊ कर देगा। फाइन, सो प्लीज कॉपी दीज टू प्रॉपर्टीज फास्ट। सो दोनों बातें क्लियर हो गई, कॉनकेव कब होगा और डाउनवर्ड्स कब आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस, जब MRS आपका 1:1, 1:1, 1:1, 2:2, 2:2, 2:2, 2:2, 2:2, 5:5, 5:5, 5:5, 5:5, जब दोनों में चेंज बराबर होगा इट वुड बी अ। और डिचकियाऊ कब होगा अंदर की तरफ? कॉन्वेक्स कब होगा? इसी रिलेशनशिप को उल्टा कर दो, इसी रिलेशनशिप को उल्टा कर दो। चले आगे, चलिए। सो ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? देखिए आगे आपका आंसर में बोल रहा था, कैन PPC बी अ स्ट्रेट लाइन? यस, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। सर आप तो कह रहे थे 1:1, 1:1 सब में होना चाहिए, वो एक एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है। 25 से 20 कितना चेंज है? 20 to 15, 15 to 10, 10 to 5, 5 to 0, एंड यहां पे हर बार कितना चेंज है? तो अगर चेंजेस बराबर होंगे चिल्ड्रन, योर MRT विल बी अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें, कैन PPC बी अ स्ट्रेट लाइन। जस्ट कॉपी दिस शेड्यूल और घर जाके ये ग्राफ आप होमवर्क में खुद से बनाएंगे। सबको पता है ना ग्राफ कैसे बनाना है? 1 सेंटीमीटर के गैप पे y एक्सिस की रीडिंग्स होंगी और 1 सेंटीमीटर के गैप पे x एक्सिस। कॉपी में जो ब्लू लाइन ड्रॉ होती है उसके ऊपर मत बना लीजिएगा प्लीज, ड्रॉ क्विकली। The text is, I hope so, clear. It says, if we assume that MRT और MRS is constant, slope क्या होगा आपका? Constant होगा। Assume that all the resources are equally efficient. तो अगर कोई लेबर आप क्लॉथ वाली फैक्ट्री से उठा के लाते हैं तो क्लॉथ वाली फैक्ट्री का प्रोडक्शन 9 से 5 हो जाता है। कितना रिड्यूस हो गया चिल्ड्रन? 4। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बट आपका वर्कर 4 यूनिट से 5 यूनिट क्लॉथ ही, सॉरी वीट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। इंक्रीज कितना हुआ?
इंक्रीज कितना हुआ 1। इसका मतलब एक और भी है, 1 यूनिट इंक्रीज इन वीट इज कॉम्पनसेटिंग द लॉस ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। ये तो एक मतलब समझ में आया। दूसरा मतलब समझिएगा, 9 से 5 कितना रिडक्शन हुआ क्लोथिंग में। वो वर्कर 4 यूनिट क्लोथिंग के प्रोड्यूस करता था, आप उसे क्लॉथ मिल से ले आए किसान की तरह खेती करवाने के लिए। उसका एफिशिएंसी लेवल इतना है कि वो 4 यूनिट पहले प्रोड्यूस हो रहा था, अब कितना हो रहा है 5। कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ गया। दैट वर्कर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग 4, बट जब खेती करवाने ले आए तो वो कितना वीट प्रोड्यूस कर पा रहा है, जस्ट 1। तो एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर वाज सीन टू बी मोर वेयर। कहां पे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, फूड में। क्लोथिंग से फूड की तरफ आप उसे ले आए तो क्लोथिंग का आउटपुट कितना गिर गया 4 यूनिट, और फूड का आउटपुट कितना बढ़ गया। तो वो इंसान वहां पे 4 यूनिट कपड़ा बनाता था, जब वहां से हम उसको इधर ले आए तो कितना बना पा रहा है फूड। तो उसकी एफिशिएंसी कहां ज्यादा थी, क्लोथिंग में, और कहां पे कम है, फूड में। पैसा तो वो उतना ही ले रहा है हमसे, तो हम 4 यूनिट क्लोथिंग जितने में बेचते थे, अब हम चाहेंगे कि 1 यूनिट वीट उतने में बिक जाए, तब तो हमको ये काम करने में एडवांटेज होगा, एल्स नॉट। तो अगर वही बात तो हुई ना, प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो 20 से अगर ये 15 हो गया, 15 से 10, 10 से 5 हो रहा है, कितना कितना रिडक्शन हो रहा है चिल्ड्रन हर बार 5, और ये कितना कितना इंक्रीज हो रहा है 1। तो अगर 1 यूनिट इंक्रीज इन कमोडिटी एक्स से इतना प्रॉफिट मिल जाए कि 5 यूनिट का लॉस कॉम्पनसेट हो जाए, तब तो आप यहां से यहां आने का डिसीजन लेंगे। एल्स क्या आप ये गलती करेंगे, आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे। हैव पीपल कॉपीड दिस, समझ में आ गया। तो आपको एग्जाम में ये दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट। आप बोलेंगे द स्लोप ऑफ पीपीसी वुड बी अ स्ट्रेट लाइन विच रिजेंबल्स इक्वल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। क्योंकि जितना ये गिरा जितना ये बढ़ा, दोनों का रेशियो हर बार सेम है। 5 यूनिट कमोडिटी वाई का जो भी नुकसान हुआ, वो एटलीस्ट 1 यूनिट कमोडिटी एक्स से कवर अप हो जाना चाहिए। चला जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, कुछ लोग बना भी चुके होंगे। क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है, आ गई वही वाली कहानी जो मैं आपको बता रहा था, उसी को मैंने बताया ना, उलट दीजिएगा, रिवर्स कर दिया आपने। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पीपीसी कॉन्वेक्स या ढिचकियाऊ कब होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपने वाई कमोडिटी क्लोथिंग की अगर हम बात करें, 15 से कितना कम हुआ 5, फिर 10 से कितना गिरा 4, 6 से कितना गिरा 3, 3 से कितना गिरा। तो ऐसा तब होगा जब इक्वल रेशियो होगा, ऐसा तब होगा जब y में चेंज ज्यादा और x में कम। और ये ढिचकियां शेप कब आएगा, जब y में चेंज कम होता जा रहा है और x में बराबर। तो दोनों में बराबर होगा तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। x में कांस्टेंट और y में ज्यादा बल्जिंग आउटवर्ड्स कॉनकेव, और अगर y में कम और x में कांस्टेंट ढिचकियां। अच्छा सर मान लीजिए एक में कम एक में ज्यादा, तो फिर शेप और ही बिगड़ा हुआ, तो ऐसे से बनेगा। समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। पैरामीशियम माइटोकॉन्ड्रिया सेल बन जाएगा बॉडी का। तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई, तीनों बातें क्लियर हो गई। इस शेड्यूल को भी कॉपी कर लीजिए और इसका भी ग्राफ आप बना लीजिएगा। तो आपके सिलेबस में, आपकी बुक में आई डोंट थिंक सो कि कॉन्वेक्स के अलावा कुछ और दिया होगा, तो ये दोनों पढ़ जरूर लीजिए। कुछ बुक्स में ये पावर बूस्टर सेक्शन या एडिशनल रीडिंग मटेरियल होता है, बट एज पर एनसीईआरटी ये यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बी क्विक। तीनों शेप समझ में आ गई, तीनों शेप समझ में आ गई। तो अभी तक तो आप यही जानते थे कि भाई अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल बाउंड्री क्रॉस की जमीन के थ्रू या जंप खा के तो 4 रन, डायरेक्ट बाउंड्री क्रॉस की तो 6। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया फिजिकल एजुकेशन के वाइवा में, इतनी तेज बॉल हिट की गई कि वो स्टेडियम के पवेलियन में या उससे भी बाहर चली गई। पहली बार जब ये काम हुआ होगा क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो अंपायर्स ने भी डिसीजन लेने में टाइम लगाया होगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग यही दी गई थी कि अगर फील्ड पे रगड़ते रगड़ते गई बाउंड्री तक, बाउंड्री क्रॉस कर गई तो 4 और डायरेक्ट गई तो 6। बट अगर पवेलियन पे चली गई जहां लोग बैठे होते हैं, उन्होंने कैच कर लिया, वो भी आउट। तो कह रहा मैं दूसरी टीम का था, तुम कॉटन बोल्ड हो गए, क्या इसको कैच आउट बोल सकते हैं आप? ये कैच आउट नहीं होता।
जो रूल्स बने वो फील्ड और बाउंड्री के बने, बट पहली बार जितने इतनी तेज शॉट मारा होगा किसी क्रिकेटर ने और बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर, क्या स्टेडियम के बाहर, तो क्या पहली बार हमारे ये 12 रन मिलेंगे आपको या 18 रन मिलेंगे, क्या ऐसा होगा? तो पहली बार सोचा गया होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये जो बाउंड्री है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है उस रेशियो को, उस कैलकुलेशन को, उस रिप्रेजेंटेशन को विच शोज कि वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन तेजी से गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है, तेजी से, बराबर से नहीं, और एक्स का इक्वली कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को देखते हुए आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। सर मान लीजिए कोई पॉइंट यहां बन गया, सर मान लीजिए कोई पॉइंट यहां बन गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स बेस्ट यूटिलाइजेशन। तो अगर कुछ कम होगा तो दैट रिप्रेजेंट्स वेस्टेज। तो ये अगर बेस्ट है तो ये तो बेस्ट से भी अच्छा है, बट सर रिसोर्सेस जितने थे वो तो यूज कर लिए। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? याद करिए असम्पशन में पढ़ा था, रिसोर्सेज आर यूज्ड फुल्ली। तो सर ये आउटपुट अचीव कैसे होगा? इसके लिए मोदी जी को जाना पड़ेगा विदेश, वहां के बिजनेसमैन को इंडिया लाना पड़ेगा, वो लोग जब अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे देश में रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो एग्जाम में अगर आपको इस तरह का ग्राफ बना के दे दिया जाए और अगर पॉइंट ए पूछा जाए, पॉइंट ए रिफ्लेक्ट्स दैट द diplomats of the country are visiting other countries for developing strong business relations, yes or no, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप ए पॉइंट पे प्रोडक्शन जब करेंगे तो आपका वाई का आउटपुट भी बढ़ जाएगा एज वेल एज एक्स का ही बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? यहाँ पे तो हमारा असम्पशन था कि सारे रिसोर्सेज परफेक्टली यूज हो रहे हैं, तो ये नालायक बाहर कहां से चला आया? तो इसका मतलब रिसोर्सेज और बढ़ रहे हैं कंट्री में। तो कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के बाहर है तो वो क्या इंडिकेट करता है? मोर यूसेज, मोर एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो दिन भर आप 8 आवर्स पढ़ते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 94%। अगर आपके मार्क्स 96% आ गए तो दो रीजंस हैं, या तो 8 आवर्स से ज्यादा पढ़ाई की, या 8 आवर्स में ही इतना कर लिया जो नॉर्मल बच्चे 8 आवर्स से ज्यादा में पढ़ते हैं। और अगर आपके परसेंटेज आ गए 92, क्यों आए? सर मैंने 7 घंटे पढ़ाई की थी। सो हायर परसेंटेज रिफ्लेक्ट्स मोर स्टडीज, लोअर परसेंटेज रिफ्लेक्ट्स लेस स्टडीज। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया सबको यहां तक? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।